हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर। मैं नासिर जिलानी आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जेनेटिक्स के सेकंड पार्ट को लेकर आया हूं, जिसमें टॉप और बेसिक एमसीक्यू जेनेटिक्स से रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा। ये ऐसे प्रश्न हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, कभी ना कभी ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एग्रीकल्चरल स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको समय से मिल जाए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कहता है अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है। इसके पहले पार्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। एक वैज्ञानिक थे जी.जे. मेंडल, जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने सबसे पहले कुछ लॉस बताए, कुछ नियम बताए, जिसे जेनेटिक्स का फाउंडेशन माना जाता है, जेनेटिक्स की बुनियाद मानी जाती है। इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय हुम। कह रहा है कि जो जेनेटिक्स शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था। यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, तो उन्हें लगता है कि मेंडल ने ही जेनेटिक्स दिया था। ऐसा नहीं है। ये मुझे बात कैसे पता चली, मैंने इस चैनल पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया है, तो ज़्यादातर लोगों ने मेंडल को सिलेक्ट किया था। तो इससे ये पता चलता है कि लोग समझते हैं कि ये जो जेनेटिक्स है ये मेंडल का दिया है। मेंडल ने नियम दिए थे जिसको जो जेनेटिक्स की फाउंडेशन है, बुनियाद है, लेकिन शब्द जेनेटिक्स जो है ये बेसिकली दिया था आपका विलियम बैटसन ने। विलियम बैटसन 1905 में दिया था। कहीं कहीं पर ये 1906 भी आपका मिलता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में आपका 1905 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is not a type of gene interaction। कह रहा है कि इनमें से जो आपका ऑप्शन दिया है चार, ये इन चारों में से कह रहा है कि कौन सा जीन इंटरेक्शन नहीं है, कौन सा जीन इंटरेक्शन नहीं है। तो एपिस्टाइटिस क्या है, ये दो जीन के बीच में इंटरेक्शन है, यानी जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देती है तो उसे एपिस्टाइटिस बोलते हैं। पेलियोट्रॉपी क्या है, जब एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो वो पेलियोट्रॉपी है। कोडोमिनेंट क्या है, जब दो जीन साथ साथ अपना इफेक्ट एक साथ इफेक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो उसे कोडोमिनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लिंकेज। लिंकेज में कोई जीन एक्शन नहीं हो रहा होता है, लिंकेज में कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा होता है। लिंकेज क्या है, दो जीन का इनहेरिटेंस के दौरान, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के दौरान साथ साथ रहने की जो टेंडेंसी है उसे कहा जाता है लिंकेज। लिंकेज में कोई जीन एक्शन नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या है, लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ जीन। कह रहा है कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मेंडल का दूसरा नियम, इसको आपने सुना होगा मेंडल का तीसरा नियम। बेसिकली मेंडल ने दो ही नियम दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन बाद में ये लॉ ऑफ डोमिनेंट भी, मेंडल ने डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट जरूर बताया था, लेकिन इसको लॉ के फॉर्म में फार्मूलेटेड नहीं किया था। इसको बाद में डब्ल्यू बेटसन ने जब मेंडल के जर्मन लैंग्वेज में उनके रिसर्च पेपर को ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तब उन्होंने डोमिनेंस का जो डोमिनेंट और रिसेसिव का जो कॉन्सेप्ट बताया था मेंडल ने, इसको डब्ल्यू बेटसन ने, विलियम बेटसन ने
इंग्लिश में जब उनके रिसर्च पेपर को ट्रांसलेट किया तो उन्होंने इसको एक लॉ के फॉर्म में फार्मूलेट किया, जिसके वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तीसरा लॉ माना जाता है। तो ये कह रहा है कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पर लागू होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि दो कैरेक्टर के जीन आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में उनमें कोई एक दूसरे के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग गेमिट में जाकर नए कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आप एक रेड प्लांट और एक रेड प्लांट जिसमें पॉड जो है वो येलो है, और एक वाइट प्लांट जिसमें पॉड जो है वो ग्रीन है, इनका आपस में जब क्रॉस कराओगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 9:3:3:1, यानी कि 9 जो है वो डोमिनेंट पेरेंट की तरह मिलेंगे, एक रिसेसिव पेरेंट की तरह। लेकिन ये जो 3 बन रहे हैं ये दोनों के मिक्सअप बनेंगे, यानी कि 3 ऐसे मिलेंगे जिनमें फ्लावर तो रेड आएगा लेकिन उनकी जो पॉड होगी वो ग्रीन होगी, और 3 ही ऐसे होंगे जिनमें फ्लावर वाइट आएगा और उनकी पॉड जो है ये येलो होगी। तो 3 के नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं पेरेंट के अलावा, यानी इसका मतलब यह है कि ये जीन क्या होते हैं, आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये ये काम तब करता है जब कोई लिंकेज प्रेजेंट ना हो। अगर लिंकेज प्रेजेंट होगी तो ये लॉ काम नहीं करेगा। तो इसलिए कह रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ जीन, कहता है कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये किस प्रकार के जीन पर काम करता है। तो आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ये अनलिंक्ड जीन पर काम करता है। लिंकेज हो जाएगी तो ये नियम काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड लिंकेज इन ड्रोसोफिला, कह रहा है कि लिंकेज को ड्रोसोफिला में किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको पता है कि ये जेनेटिक्स के फादर हैं। हुगो डी विरिच, इन्होंने मेंडल के नियम की रीडिस्कवरी की थी और म्यूटेशन के बारे में बताया था। बेटसन और पुनेट ने कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बताया था। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था, ड्रोसोफिला में लिंकेज की खोज की थी। थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन जिनको सार्प में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फेनोमिनन वेयर वन जीन कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट इज कॉल्ड, कहता है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें एक जीन मल्टीपल ट्रेट को, कई सारे ट्रेट को कंट्रोल करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी क्या होता है, जिसमें एक जीन कई ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो एग्जाम्पल है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंट को शो करता है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जाम्पल कौन सा है। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, इसके अलावा खरगोश में कोट रंग, मनुष्य में ह्यूमोफिलिया। ये फ्लावर कलर ऑफ मैराबिलिस जलापा, मैराबिलिस जलापा का जो फ्लावर कलर है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट को शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं जब दो पेरेंट का आपस में क्रॉस करा जाए, जैसे एक रेड है एक वाइट है, इनके बीच में जब कभी क्रॉस कराया जाए तो जो F1 होती है वो किसी एक पेरेंट की तरह ना होकर बल्कि दोनों की इंटरमीडिएट यानी कि पिंक हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। जब F1 आपकी दोनों पेरेंट की इंटरमीडिएट होती है तो इसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहा जाता है। तो ये जो मैराबिलिस जलापा है इसका फ्लावर कलर क्या है, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए हेट्रोजाइगस टाल पी प्लांट
इज सेल्फ क्रॉस्ड व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो। कह रहा है कि यदि एक हेटेरोजाइगस टाल प्लांट का उसका सेल्फिंग कराई जाए, यानी उसके सेम जीन से क्रॉस कराया जाए, तो हमें कितने प्रकार के लक्षण फिनोटाइप दिखाई देंगे। तो देखो हेटेरोजाइगस टाल क्या है, कैपिटल टी। कह रहा है कि इसकी सेल्फिंग कराया जाए। सेल्फिंग क्या होता है, इसका क्रॉस इसी से सेल्फिंग करा दिया। अब देखो क्या बनेगा F1 में, पनेट स्क्वायर बना लो। ये पनेट स्क्वायर बन गया। अब इसमें हम देखते हैं, एक तरफ एक पेरेंट के एलील को रख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। यहां पर आप देखिए फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है, जहां जहां कैपिटल टी प्रेजेंट है मतलब वो टाल है, जहां कैपिटल टी नहीं है वो डार्फ है। टाल का रिसेसिव क्या होता है, डार्फ होता है। तो देखो इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट है। अब ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन टोटल तीन जगह डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, मतलब कि तीन जो प्राप्त हो रहे हैं ये टाल और एक जो हो रहा है डार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया आपका, 3:1। अब इसको देखो ऑप्शन में कहां दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। कह रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दी गई थी। देखिए यहाँ पर अगर हम नीचे से बात करें तो पुनेट, बेटसन और पुनेट हैं, इन्होंने कपलिंग और रिपल्सन के बारे में बताया था। नेक्स्ट वाटसन और क्रिक हैं, इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में बताया था। नेक्स्ट आपका मेंडल और मॉर्गन है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में लिंकेज की खोज की थी, मेंडल ने जेनेटिक्स के लॉ दिए थे। अब बचता कौन है हमारा, सटन और बोवेरी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कह रहा है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल कौन सा है। ऐसे कैरेक्टर जो किसी जेंडर की वजह से, जो किसी सेक्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्हें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो ये आपका होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन इन्वॉल्व वन जीन मास्किंग द इफेक्ट ऑफ एन अदर जीन। कह रहा है कि वो कौन से प्रकार का जीन इंटरेक्शन है जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है। तो आपने एक चीज ये होती है एपिस्टाइटिस। एपिस्टाइटिस में क्या होता है, एक जीन, फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, ये किसी दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देती, इसके प्रभाव को ढक देती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिस्टाइटिस। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये तो डोमिनेंट में भी देखा जाता है, तो डोमिनेंट में जो कंडीशन होती है वो एक जीन के बीच में होती है। जैसे कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, तो ये एक ही जीन है। इसका कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए के प्रभाव को ढक देता है, लेकिन यहाँ पर जीन ही अलग अलग है। दो अलग अलग जीन के बीच में जब होता है तो वो एपिस्टाइटिस है। एक ही जीन के जब दो एलील के बीच में ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है, तो उसे डोमिनेंस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
इन डाईहाइब्रिड क्रॉसेस द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 9:3:3:1 प्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि द्विसंकरण में जो 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, ये किसे दर्शाता है? ये दर्शाता है लिंकेज को, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, या सेग्रीगेशन को, या एपिस्टैटिक्स को। ये क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इज कॉल्ड। कह रहा है जीन जब एक्सप्रेस होता है तो हमें क्या दिखाई देता है? उसका फिजिकल रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है फिनोटाइप। जैसे कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? रेड कलर को। तो ये जीन है हमारा, ये प्रेजेंट किसको कर रहा है? इसका फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है? रेड कलर। तो ये क्या हो जाएगा? रेड कलर क्या है? फिनोटाइप है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द क्रॉसेस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट। कहता है कि जब F1 हाइब्रिड का उसके किसी पेरेंट के साथ, जैसे हमारा एक प्लांट है कैपिटल आर, दूसरा है स्मॉल आर, हमने क्रॉस कराया, F1 मिली हमें कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये कह रहा है कि इस कैपिटल आर स्मॉल आर का जब इसके किसी पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? देखिए एक कंडीशन है, जब अगर क्वेश्चन कहे कि उसके अप्रभावी जनक, यानी ये क्या है? इसका अप्रभावी जनक है, रिसेसिव पेरेंट है। जब F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। लेकिन जब ये अप्रभावी जनक की बाउंडेशन नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, जब क्वेश्चन ये पूछे कि जब किसी पेरेंट के साथ कराया जाता है तो उसे कहा जाता है बैक क्रॉस। जब किसी F1 का उसके पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है ए टेस्ट क्रॉस हेल्प इन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि टेस्ट क्रॉस किससे निर्धारित करने में मदद करता है, यानी कि टेस्ट क्रॉस से हमें क्या पता चलता है? टेस्ट क्रॉस से हमें बेसिकली पता चलता है, जैसे देखिए आप लोग, डोमिनेंट की दो कंडीशन होती है, एक होती है होमोजाइगस, एक होती है हेट्रोजाइगस। अगर हम कहें कि ये लाल है तो ये भी लाल ही होगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। लेकिन जब हम फिनोटाइप देख रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर कौन सा जीन है, ये डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस है। फिर हम क्या करते हैं? इसका टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, इसके अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसका कैरेक्टर क्या है। तो ये जो होता है ये किसके लिए किया जाता है? ये पता करने के लिए, जीनोटाइप को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। कह रहा है कि इसमें से मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल करो। मल्टीपल एलील किसे कहते हैं? जब एक ही जीन के कई सारे एलील होते हैं, जीन एक है लेकिन उसके एलील बहुत सारे हैं। जैसे ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में जीन आई होता है और इसके ए बी कई तरह के इसमें एलील देखने को मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होता है? ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिनोमिनन वेयर टू डोमिनेंट एलील आर एक्सप्रेस्ड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। कह रहा है वह स्थिति जिसमें दो डोमिनेंट एलील एक साथ अभिव्यक्त होते हैं उसे कहा जाता है। जब दो डोमिनेंट एलील एक ही साथ एक ही इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होते हैं तो उसे कहा जाता है कोडोमिनेंस। उसे क्या कहा जाता है? कोडोमिनेंस। जैसे चितकबरी गाय में देखा आपने लाल सफेद या काला सफेद दोनों एक साथ दिखाई देता है, तो इसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सह प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है What is the probability of obtaining a homozygous recessive individual in a monohybrid cross? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप जानते हो ये कह रहा है कि होमोजाइगस रिसेसिव कितने आने की संभावना है? होमोजाइगस
रिसेसिव आने की कितने संभावना है? तो देखिए आपको 3:1 का मिलता है अनुपात। इसमें एक होता है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 होते हैं आपके हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और एक होता है होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव मैंने पिछले क्लास में बताया था होमोजाइगस ही होता है। तो इसके 50% होते हैं हेट्रोजाइगस आने के और होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव आने के 25% चांस होते हैं, यानी 1/4 जो चांस होता है वो होता है होमोजाइगस रिसेसिव आने के, यानी 25%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कास्ड बाई ए सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। कह रहा है कि वो कौन सा उत्परिवर्तन है जो एक सिंगल बेस को रिप्लेस कर देता है, सिंगल बेस को क्या करता है, प्रतिस्थापन कर देता है, उसका सब्सटीट्यूशन करता है। तो वो आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है जो आपके सिंगल बेस को सब्सटीट्यूशन करता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।